हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित हिंदी टीचिंग मेथड के ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल हम देखने वाले हैं। यहाँ पर थ्योरी में आपको करवा चुका हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में। आज हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, भाषा के अधिगम के कारक है। तो भाषा के अधिगम के कारक आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो भाषा के अधिगम के कारक कौन से हो जाएंगे? आपके तीन हो जाएंगे, भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान आपका किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान आपका प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, मौन पठन का लाभ है। तो मौन पठन का लाभ क्या होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है आपका, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। मौन पठन का लाभ आपका क्या हो जाएगा? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बुलेटिन बोर्ड है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है आपका? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, आयामी सामग्री या फिर आपका कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपकी दृश्य सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड क्या हो जाएगा? आपकी दृश्य सामग्री हो जाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो बताइए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसमें क्या सम्मिलित है? स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या फिर कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है आपका? तो दोस्तों यहाँ पर स्वगति का सिद्धांत जो है वो आपका सम्मिलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में आपका स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वसर वाचन का भेद नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है स्वसर वाचन का यहाँ पर कौन सा भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या फिर गहन वाचन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। स्वसर वाचन का यहाँ पर कौन सा भेद नहीं है? तो यहाँ पर आदर्श वाचन भी इसमें होता है, अनुकरण वाचन भी होता है, इसके अलावा आपका संवेद वाचन भी होता है, लेकिन यहाँ पर गहन वाचन नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका स्वसर वाचन का भेद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है? वेदता होती है दोस्तों, इसके अलावा आपकी वस्तुनिष्ठता भी होती है और व्यापकता भी होती है, लेकिन यहाँ पर आत्मनिष्ठता नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो आत्मनिष्ठता नहीं है, इसके अलावा वेदता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और व्यापकता होती है। अगला सवाल देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कैसा हो जाएगा? आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या आपके व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका मिलान प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण पूछा गया है दोस्तों। विषय वस्तु, भाषा और शैली ये आपके आंतरिक गुण हो जाएंगे, लेकिन शीर्षक जो है दोस्तों ये आपका बाह्य गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है। तो यहाँ पर श्रव्य उपकरण आपका कौन सा हो जाएगा? पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन या फिर मानचित्र। तो यहाँ पर श्रव्य उपकरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ग्रामोफोन हो जाएगा। ठीक है, ग्रामोफोन जो है ये आपका श्रव्य उपकरण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है। तो विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, सत्रांत परीक्षा पद्धति, वार्षिक परीक्षा पद्धति या फिर आपकी मौखिक परीक्षा पद्धति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निदान का महत्व नगण्य है यदि। तो निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है,
उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है या फिर उसके परिणामों पर की उपेक्षा की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। निदान का महत्व नगण्य हो जाएगा। तो अगर उसके अनुसार बच्चे का उपचार नहीं किया जाता है तो निदान का महत्व क्या हो जाएगा, आपका नगण्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में यहाँ पर कौन सा उपयुक्त नहीं है, आपका देखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। तो भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखना जो है दोस्तों वो आपका भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में उपयुक्त नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा, पुस्तक, विद्यालय, परिवार या संचार साधन। तो ये सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा आपका, परिवार हो जाएगा। तो जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत आपका परिवार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना या फिर विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है, भाषा संसर्ग विधि, अनुकरणात्मक विधि, निगमन विधि या फिर आपकी आगमन विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो भाषा संसर्ग विधि इसके अंतर्गत आती है, निगमन विधि आती है, आगमन विधि आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरणात्मक विधि। ये आपके इसके लिए उपयुक्त विधि नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो हर्बटीय विधि से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा असत्य है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये कथन भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निगमन विधि का सिद्धांत है। तो निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य या सामान्य से सामान्य। तो निगमन विधि का सिद्धांत आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, सामान्य से विशेष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पत्र लेखन एवं निबंध लेखन के शिक्षण को कहते हैं। तो पत्र लेखन और निबंध लेखन के शिक्षण को क्या कहा जाता है, मौखिक रचना, लिखित रचना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पत्र लेखन और निबंध लेखन के शिक्षण को क्या कहेंगे, लिखित रचना कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। तो पेस्टोलॉजी विधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, गते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्ण लिखना, श्याम पट्ट से वर्णों को देखकर लिखना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। पेस्टोलॉजी के बारे में पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना आपका पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत आता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। तो शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति आपकी कौन सी हो जाएगी, स्वाध्याय विधि, मॉन्टेसरी पद्धति या आपकी किंडरगार्टन पद्धति या डोल्टन पद्धति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति पर। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। तो पढ़ने से पहले लिखो, तो पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में आपका कौन सा शिक्षा शास्त्री हो जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने देखा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ पर पाकहस्ट नहीं होगा, किलपैट्रिक भी नहीं होगा और स्टीवेंसन भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारिया मॉन्टेसरी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो,
छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। तो कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है। तो ये कब कही जा सकती है, वो यहाँ पर पूछा गया है, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, अनिवार्यतः मूल्यों से ओतप्रोत हो, संक्षिप्त हो, प्रसिद्ध लेखकों के हो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके ऐसे पाठ्यपुस्तक पाठ आपको चुने जाने चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। अगला सवाल देखिए, पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है। तो पाठ्य पुस्तकें आपकी किस में सहायक होती है, केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, केवल स्व अध्यापन में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम से चलाने में पाठ्यपुस्तकें सहायक होती है, शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी पाठ्यपुस्तकें सहायक होती है, और स्व अध्यापन में भी आपकी पाठ्यपुस्तकें सहायक होती है। आगे देखिए, अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण नहीं हैं। तो अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है दोस्तों आपकी, उसके क्या गुण नहीं हैं। कलात्मक, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाषा का क्लिष्ट होना, संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा का क्लिष्ट होना जो है वो अच्छी पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य पर रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में इनको स्थान दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। तो सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है, जॉनसन, मॉन्टेसरी, पियाजे या फ्रोबेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सहायक सामग्री का जनक फ्रोबेल को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर एवं देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है। तो सुनकर एवं देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सामग्री आपकी क्या कहलाती है, जहाँ पर सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला सवाल देखिए, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, या फिर शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों निर्माण के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए आपकी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, साकीय अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसका दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत वेद साध्य मानी जाती है। तो अपेक्षाकृत वेद साध्य आपकी मानी जाती है सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या फिर आपकी अनुकरण विधि। तो अपेक्षाकृत वेद साध्य मानी जाती है आपकी भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन
व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो इसको दोबारा पढ़िए दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बीके पासी, डेविड यंग, एलन और ईव या क्लिफ्ट? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपकी एलन और ईव के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्लंबन के अंतर्गत आता है? तो अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्लंबन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्लंबन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्लंबन, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्लंबन, या नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्लंबन? तो अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्लंबन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक अशाब्दिक। आगे देखिए, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या प्रस्तावना कौशल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संचालन हो, हाव भाव हो, मौखिक दृश्य परिवर्तन हो, विराम आदि घटक किसके हो जाएंगे? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग, विभिन्न साहित्य विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, या सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका? भाषाई संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा, उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका भाषाई संरचनाओं का अभ्यास। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपकी प्रतिलिपि हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधूरी कहानी को पूरा करना ये गलत है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन ये भी गलत है। आंखों देखी घटनाओं को लिखना ये भी गलत है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आपका प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जो है दोस्तों, ये आपकी सबसे कम महत्वपूर्ण है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपके हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।